कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें मेंटल इलनेस होता क्या है और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होते क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। मेंटल इलनेस मीन्स अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, जिसमें सोचने समझने की शक्ति, मूड्स, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी जो है इम्पेयर्ड हो जाते हैं, और ग्रोसली इम्पेयर्स जजमेंट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को पहचानने की क्षमता, रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ। वट डज नॉट इंक्लूड रिटार्डेशन, लेकिन यह रिटार्डेशन में इंक्लूड नहीं होता है। विच इज़ ए कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, किसी व्यक्ति का या बच्चे का जो है माइंड जो है डेवलप नहीं हो पाता है, उस कारण जो है ये मेंटल इलनेस होता है। स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज़ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है ऑफ द ब्रेन दैट डिस्टर्ब्स अ पर्सन थिंकिंग, फीलिंग, मूड एंड एबिलिटी टू रिलेट अदर, जिसमें डिस्टर्ब क्या होता है, पर्सन्स के थिंकिंग, फीलिंग्स, मूड डिसऑर्डर और एबिलिटी टू रिलेट अदर, दूसरे से कैसे हम रिलेट करें, इस उसकी एबिलिटी कैसे बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, उसकी एबिलिटी जो है समाप्त हो जाती है या नहीं कर पाते या दिक्कत होती है करने में। अब कारण क्या हो सकते हैं मेंटल इलनेस से के, तो एंटी सोशल एटीट्यूड या फ्रेंड्स अगर हैं तो कारण हो सकता है। लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा, अगर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ना मिल पाए तो उसमें सही ढंग से, सही तरीके से सही शिक्षा ना मिल पाए तो वो कारण हो सकता है। पुअर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, उसका हिस्ट्री जैसे उसमें जैसे स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, तो फिर वो परेशानी का कारण हो सकता है मेंटल इलनेस का। पुअर सोशल स्किल्स हो सकता है, सोशल लीजर टाइम स्किल्स हो सकता है, फैमिली और मार्टियल फैक्टर्स भी हो सकते हैं मेंटल इलनेस के कारण। और भी कौन कौन से कारण हो सकते हैं या फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं मेंटल इलनेस के, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में देखते हैं तो हेरिडिटी हो सकता है, फिजिकल इलनेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकती है, या ब्रेन इंजरी या ब्रेन डैमेज हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में परेशानी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, वर्क से आ रहे हैं, वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण स्ट्रेस हो सकता है या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी, छोटे में बचपन में जैसे इनसिक्योरिटी होती है तो वो कारण भी हो सकता है। सोशल फैक्टर में पॉवर्टी यानी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि काम जो बेरोजगार लोग हैं, या अर्बनाइजेशन भी इसका फैक्टर हो सकता है। और फैमिली इनस्टेबिलिटी, यानी कि फैमिली ठीक तरीके से उसको ना चला पाना, स्टेबल नहीं होती है फैमिली, ठीक है, ये कारण हो सकता है। अब इसका बचाव कैसे करें, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम सबसे पहले जो है पीपल्स के जो है सोशल इन्वायरमेंट जो है, जो आसपास जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, साथ ही उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है, सोशल इमोशनल और साथ ही साथ फिजिकली भी उनको प्रमोट करें। मेडिटेशन करा सकते हैं हम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, गुड पेरेंटिंग स्किल्स जो है, इससे क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन हो सकता है। लिटरेसी एंड प्रॉपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक प्रदान करना उनको, लिटरेसी यानी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराना, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, जॉब प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ये जो है प्राइमरी प्रिवेंशन हो सकता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, प्रॉपर बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन, ताकि उनका हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है ठीक रूप से, सुचारू रूप से बना रहे और कार्य कर सके। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं स्कूल में कि किसको क्या परेशानी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल में भी करा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी करा सकते हैं, जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जैसे लोग
काम करने जाते हैं, या रिक्रिएशन सेंटर्स पे भी मेंटल इलनेस के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं कि किसको है, डायग्नोज करने के लिए कि मेंटल इलनेस किसको है किसको नहीं है, एक स्क्रीनिंग के तौर पे प्रोग्राम चला सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, जैसे साइकोथेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया यानी CBT, ग्रुप थेरेपी हो गया, और साथ ही साथ म्यूजिक और प्ले थेरेपी भी प्रोवाइड कराई जाती है आवश्यकता अनुसार, यानी बच्चे या पर्सन्स के नीड्स के अनुसार प्रोवाइड कराई जा सकती है। टेरिटरी प्रिवेंशंस में क्या आ जाती है, जिसमें फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है और काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट, उनको काम देना, वर्क प्लेस में एकोमोडेशन मतलब कुछ बदलाव चेंजेस लाना, कोशिश करना कि स्ट्रेस जो है कम से कम लें, और सोशल सपोर्ट बनाना, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, डेवलप एक नई स्किल सीखना, और सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों से आपसी बातचीत करना भी ये टेरिटरी प्रिवेंशन में आता है। अब टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, डिफरेंट टाइप्स के मेंटल इलनेस है, लेकिन कुछ मेन जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं वो इस प्रकार हैं। मूड डिसऑर्डर हो गया, जिसमें डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है, एनेक्सिटी डिसऑर्डर हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे सिजोफ्रेनिया है, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, PTSD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, SAD, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ टाइप्स थे। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है मेंटल इलनेस में, तो इसमें क्या होता है, मेंटल इलनेस में अट्रैक्ट टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ठीक है, देयर आर 2 ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर पीपल्स विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज। up to 1 in 12 people with mental illness have failed to suicidal, यानी कि 12 में से एक व्यक्ति जो है आज के इन प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति जो है जो सुसाइड कर लेता है, किसके कारण, मेंटल इलनेस होने के कारण। ठीक है, और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन 2 ऐसे कारण हैं जो, या 2 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इस इशू को और अधिक बढ़ाते हैं या मेंटल इलनेस होने के कारण है। अब मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमने RPWD 2026 में भी पढ़ा था, विस्तारित रूप से हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज़ अगर इंक्लूड है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में काउंट की जाती हैं। इसमें जैसे डेफ ब्लाइंडनेस भी आती है, जिसमें पर्सन में हैव कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब हियरिंग भी प्रॉब्लम है और विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, तो वो क्या होती है, डेफ ब्लाइंडनेस में आती है। काउजिंग सीवियर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है बच्चे को। When a child has several different disabilities, we say that he or she has multiple disabilities. For example, a child may have difficulties in learning. ठीक है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लर्निंग करने में दिक्कत हो रही है, विथ कंट्रोल हर मूवमेंट्स, अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में परेशानी है, और हियरिंग और विजन में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में आएगा। एंड अफेक्ट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी कैन मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज। अ चाइल्ड हु इज़ मल्टीपल डिसेबल शुड रिसीव हेल्प एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसे दिखाना है। ठीक है, डायग्नोज करना है, सो दैट शी कैन बी हेल्प टू अचीव पोटेंशियल्स, उसके पोटेंशियल्स के बारे में जानना है, एंड सो दैट ही डिसेबल्ड विल नॉट बिकम वर्स। अगर डिसेबिलिटीज़ है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका भी समाधान है। अ चाइल्ड विल बी स्लो टू मेक प्रोग्रेस and will have difficulty in generalizing
It is important that we are patient and that we set realistic goals that are small and achievable, as child can learn only in small steps with a lot of practice and repetition. जब बच्चे जो स्लो है, अगर बच्चा स्लो है, प्रोग्रेस स्लो कर रहा है, डिफ़िकल्टीज हो रही है कोई भी काम करने में उसको, तो उसके लिए एक पोटेंशियल पेशेंट के साथ यानी शांति से धैर्य रख के उसके लिए एक रियलिस्टिक गोल जो है सिलेक्ट करें कि किस एरिया में जो है उसे परेशानी हो रही है. अगर पता चल जाए कि हाँ बच्चे को मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कम्युनिकेशन में दिक्कत है या फिर एकेडमिक लेवल पे दिक्कत है, तो उसको ठीक करने के लिए छोटे छोटे टास्क बनाए अचीव, ताकि बच्चा अचीव कर सके. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रैक्टिस कराएं और रिपीट कराएं ताकि बच्चा भूले ना. बिकॉज चिल्ड्रन विथ MDs हैव प्रॉब्लम्स विथ ऑल मसल मूवमेंट. उनको प्रॉब्लम क्या होती है? मसल्स मूवमेंट में. विथ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और ना ही कम्युनिकेट कम कर पाते हैं. मे बी अनफेमिलियर टू अस and may also pass unnoticed. For this reason may be wrongly label the child being mentally handicapped when she is not. जरूरी नहीं है कि बच्चा वो mentally handicapped ही हो. Child understand and express to ensure that she is not wrongly labeled. ठीक है, हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है, अपना बेस्ट देना है, बेस्ट तरीके से हमें उसको जो है समझना है बच्चे को कि बच्चा क्या कर पा रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या एक्सप्रेस नहीं रिसीव कर रहा है. मतलब ओवरऑल थिंग्स को, ओवरऑल डेवलपमेंट को हमें ध्यान में रख करके बच्चे का असेसमेंट वगैरह करना है. ठीक है, उसके लिए गोल्स तैयार करने हैं उसके नीड्स के अकॉर्डिंग. अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के हो सकते हैं. जैसे डेफ ब्लाइंड है जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दोनों जब मिक्स होती हैं तो वो डेफ ब्लाइंड में आ जाता है. विजुअल VI है, HI है, और ID मेंटल रिटार्डेशन को जो है ID, पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, अब ID के नाम से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है. तब वो भी बच्चा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में होगा. VI है और ID है तब भी होगा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में. या सेरेब्रल पाल्सी के साथ साथ बच्चे को अगर ID का प्रॉब्लम है या हियरिंग प्रॉब्लम है या स्पीच प्रॉब्लम है या विजुअल प्रॉब्लम्स है तो भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में आएगा. अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? तो पढ़ने लिखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको. ठीक है, ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं. एजुकेशनल चैलेंजेस बहुत आती हैं. सीजर्स का प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो सेफ्टी का. इनसाइड क्लासरूम में अगर रह रहे हैं तो सेफ्टी का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बच्चे को सीजर्स आते हैं, तो ये कारण हो सकता है. और क्या क्या चीज़ हो सकती है? फाइंडिंग सेटिंग सुटेबल टू द चाइल्ड इंटेलिजेंस लेवल. बच्चे का लेवल पता होना चाहिए तभी हम उसको एजुकेशन दे पाएंगे. अब बच्चे का लेवल नहीं पता रहेगा तो हम उसको एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? अ चाइल्ड ability to effectively communicate with टीचर, सपोर्ट स्टाफ और पीयर्स. बच्चे की जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने के लिए यानी बातचीत करने के लिए वो अफेक्ट होती है. ठीक है, वो टीचर से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता, अपनी बात को समझा नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, पीयर्स ग्रुप्स हो या टीचर्स हो. स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी टू फंक्शन इन द classroom, assessing and compensating for visual और hearing impairment. ठीक है, एसेस करना है हमें कि बच्चा विजुअली प्रॉब्लम है या हियरिंग प्रॉब्लम है. हम मैनेजमेंट कैसे करें? इस मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में जो है ये जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है यह पहचान पाना या IP बनाना बच्चे के लिए ओवरऑल एजुकेशनल चैलेंजेस को फेस करना बहुत ही मुश्किल का कार्य है, कॉम्प्लेक्स टास्क है. ठीक है, इसके लिए IP टीम होती है
ठीक है। और साथ ही मेडिकल कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे की क्लासरूम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है कि बच्चे उसमें उसके साथ साथ आईक्यू लेवल भी देखना है बच्चे का, कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। उसी के अनुसार हम, उसी के नीड्स के अनुसार हम जो है बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन साथ ही असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी सहायता से बच्चे को सिखाया जा सकता है। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, हियरिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, हम साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मैनेजमेंट कर सकते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को। फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, जिसकी सहायता से वो फिजिकली चैलेंज जो है वो थोड़ा कम हो, मतलब फेस करने में सहायता हो सके उसे प्रॉब्लम्स को। इम्प्रूव स्टूडेंट एबिलिटी टू फंक्शन, बच्चे की फंक्शन की एबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करे इनसाइड द क्लासरूम। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन एड्स कैन आल्सो बी हेल्पफुल for aids can provide assistance to function independent in difficulty or impossible, ठीक है। असिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं या असिस्टिव डिवाइस या एड्स का यूज़ कर सकते हैं कोई भी कार्य को करने के लिए, ताकि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो सके और कोई भी मुश्किल कार्य है या इम्पॉसिबल कार्य है उसको करने में सक्षम बन सके, ठीक है। और फाइनली सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक्स, जैसे ब्रेनली का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो एक्सेट्रा, इन सब का, हियरिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं अगर बच्चा VIH है तो। और साथ ही क्लोजर टू लुक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कैटेगरीज विद द कंप्राइज स्टूडेंट मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कैन सप्लाई फॉर द सजेशन फॉर ओवरकमिंग एजुकेशनल चैलेंजेस। और जैसे जैसे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी या एजुकेशन चैलेंजेस आएगी उसके अनुसार हम स्ट्रैटेजीज अपना बना सकते हैं। ये थी हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और मेंटल इलनेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसमें क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और जो है ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में टू टाइप्स की थी, पार्किंसन डिसीज़ थी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये चीज़ हम कर चुके हैं RPWD 2016 में मैंने पढ़ाया था, उसमें हम विस्तारित रूप से पढ़ चुके हैं। और साथ ही ब्लड डिसऑर्डर, सिकल सेल डिजीज़, थैलासीमिया, हीमोफीलिया, इन सब के बारे में जो है अच्छे तरीके से मैंने उसमें ब्रीफ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं उसका वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।